अगर आप किसी से बात करो और उन्हें यह कहो कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपसे कुछ सवाल जरूर पूछेंगे। स्टॉक मार्केट में कई प्रोफेशनल होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ को स्टॉक मार्केट में डेडिकेट कर देते हैं। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम उन लोगों को बीट कर सकते हो? जहां एक तरफ इन लोगों के पास फाइनेंशियल डिग्री है, जिन्हें स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो तुम उनके सामने क्या हो? मुझसे ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। क्या हम जैसे एवरेज लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं जहाँ ऑलरेडी कई सारे प्रोफेशनल है? अगर हम जैसे लोग इन प्रोफेशनल से कम्पीट करने जाएं तो हमें क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट के ऑथर पीटर लिंच एमेच्योर और इनएक्सपीरियंस्ड होकर भी दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाए। जहां मैं आपको इस बुक से 5 इंपॉर्टेंट की लेसन शेयर करूंगा, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप भी स्टॉक मार्केट में एंटर करके अपने लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। लेसन नंबर 1, इफ यू लाइक द स्टोर चांसेस आर यू विल लव द स्टोर। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर एक लोकल स्टोर के मैनेजर या कुछ भी, तो आपके पास एक वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल से ज्यादा एडवांटेज है। हम सभी किसी न किसी ऐसी इंडस्ट्री, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में जानते हैं जिनके बारे में आम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। हो सकता है कि आपको फैशन इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नॉलेज हो क्योंकि आप एक लोकल क्लोथिंग स्टोर में काम करते हैं। हो सकता है कि आप एक गेमर हो और आपको गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हो क्योंकि आप बचपन से ही गेम्स खेल रहे हो या फिर इसी फील्ड में जॉब भी कर रहे हो। पॉइंट ये है कि हमारे पास स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी की कई सारी वैल्यूएबल नॉलेज होती है जिन प्रोडक्ट्स को हम यूज करते हैं या फिर उस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं। जहां इन प्रोफेशनल को ग्राउंड लेवल पर इसकी नॉलेज नहीं होती है, जिसके लिए उन्हें मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है और वो हजारों डॉलर्स उसमें खर्च कर देते हैं। इसलिए पीटर लिंच कहते हैं कि इफ यू लाइक द स्टोर चांसेस आर यू विल लव द स्टोर। जरा इसके बारे में सोचो कि आप कौन से प्रोडक्ट अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। फॉर एग्जांपल, बहुत से लोगों के पास एप्पल की कंपनी का आईफोन है जो दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन की कंपनी है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे मैगी बहुत पसंद है, जिसकी पेरेंट कंपनी नेस्ले ने लास्ट 5 इयर्स के अराउंड 60% तक का रिटर्न दिया है। मैं अमेजोन से शॉपिंग करता हूं, जिसके शेयर प्राइस लास्ट 5 ईयर में 287% से भी ज्यादा ग्रो हुए हैं। पेप्सोडेंट से लेकर हमारे घर की दीवारों के पेंट्स तक हम न जाने कितनी कंपनीज के प्रोडक्ट को कई सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं। इसलिए अगर आप अपने लिए बेटर इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो तो अपने आसपास देखो कि आप किन कंपनियों को यूज कर रहे हो। लेसन नंबर 2, Why the individual investor can beat the pros। एक नया आदमी जो स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहता है वो तो बाकी लोगों से बहुत ज्यादा पीछे है। जहाँ कई सारे एनालिस्ट हैं जिनके पास अच्छी फाइनेंशियल डिग्री है, जो हर दिन 10-10 घंटे बस यही काम करते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस है, तो वो एक नए इन्वेस्टर को कभी अच्छे रिटर्न्स कमाने ही नहीं देंगे। ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट उनके लिए नहीं है। बट पीटर लिंच के अकॉर्डिंग उनके ये अजम्पशन बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर होने के कई डिसएडवांटेज भी होते हैं। पहला, साइज। सक्सेसफुली मनी मैनेजर्स नेचुरली बहुत ज्यादा कैपिटल अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसका मतलब उनके पास अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही कम होती है। फॉर एग्जांपल, एक $10 बिलियन फंड के साथ आप कभी भी एक $10 मिलियन मार्केट कैप वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। दूसरा, मीडियोक्रिटी इज द सेफेस्ट प्ले। फंड मैनेजर्स के अपने खुद का एक एजेंडा होता है, जहाँ वो अपनी जॉब भी कर रहे होते हैं, उनके ऊपर भी उनका एक बॉस है, इसलिए जहाँ से उनके बॉस का फायदा होगा वो वही काम करेंगे, जिससे उन्हें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन भी फेस करनी पड़ती है। 3, कैपिटल इज डिपेंडेंट ऑन क्लाइंट। एक फंड मैनेजर दूसरे लोगों के पैसों को इन्वेस्ट करते हैं जो हम जैसे लोग होते हैं, इसलिए बाकी लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, और जैसे ही मार्केट डाउन हो रही होती है वो इमीडिएटली पैसा निकाल लेते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये लोग उस फंड में और पैसा डालने लगते हैं, जबकि हम सबको पता है कि इसका उल्टा होना चाहिए। जहाँ वो फंड मैनेजर इस डिलेमा में फंस जाता है कि जब मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है तब उसके पास खर्च करने के लिए बहुत सारा पैसा होता है, वहीं जब मार्केट में सब कुछ बहुत चीप रेट पर मिल रहा होता है तो उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कम अमाउंट होता है। अब आप ही बताओ, क्या हम जैसे लोगों के पास ये सारे डिसएडवांटेज है क्या? नहीं ना। तो हम लोगों के पास इनसे कई ज्यादा एडवांटेज भी होती हैं। इसलिए कोई भी आम इंसान इन प्रोफेशनल को बीट कर सकता है। उसके लिए उसे एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, उसे बस अपनी सेल्फ नॉलेज को बढ़ाना है। और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के कई सारे सोर्सेज हैं और बुक्स उनमें सबसे मेजर सोर्स होता है। आप अलग अलग तरह के फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक्स पढ़कर अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो। और मैं पर्सनली ऑडियो बुक सुनना पसंद करता हूँ, और ये बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट की बुक समरी में ऑडियो वर्जन में सुन रहा हूँ कुकू FM के प्लेटफॉर्म पर। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको 1
1000 आवर से भी ज्यादा का कंटेंट मिल जाएगा और कुको एफएम पर आपको हर लैंग्वेज की ऑडियो बुक मिल जाएगी। तो अब इंग्लिश एक बैरियर नहीं है, आप अपनी फेवरेट बुक अपनी भाषा में सुन सकते हैं। और मेरी कुछ मनी से रिलेटेड फेवरेट बुक हैं, जैसे कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, द टोटल मनी मेकओवर, इन सब की बुक समरी आप ऑडियो वर्जन में सुन सकते हैं। और होली के इस मौके पर कुको एफएम एक ऑफर लेकर आया है जिसकी टैगलाइन है नॉलेज के रंग कुको एफएम के संग। इसमें आपको 50% का ऑफ मिलेगा अगर आप कूपन कोड होली50 का इस्तेमाल करेंगे। और 50% ऑफ का मतलब आपके एक साल की कॉस्ट केवल 199 रुपीज ही पड़ेगी। और ये ऑफर 12 मार्च से 20 मार्च तक ही वैलिड है, इसलिए 20 मार्च से पहले नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। लेसन नंबर 3, द 6 कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बराबर नहीं होती। कई लोग डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने पैसों को कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट की 6 डिफरेंट कैटेगरीज होती है। पहली, स्लो ग्रोवर्स। ये कंपनी साइज में बहुत ही बड़ी होती है, जो ईयरली इतनी ज्यादा ग्रोथ शो नहीं करती है, जिनकी ईयरली ग्रोथ 4 से 5% तक की ही होती है। अगर आप इन कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आप मेनली डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट करते हो। पीटर लिंच इस इन्वेस्टमेंट को बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं मानते। अगर कोई कंपनी तेजी से ग्रो नहीं कर रही है तो उसके स्टॉक भी ग्रो नहीं होंगे। ये कंपनीज बेसिकली डिविडेंड्स के लिए बेस्ट होती हैं। दूसरी, फास्ट ग्रोवर्स। ये सारी न्यू कंपनीज होती है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही होती हैं, जहां आप 20% से भी ज्यादा का रिटर्न्स देख सकते हो, जहां आप इन कंपनी में ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आने वाले कुछ सालों में अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, बट वो एक लिमिट तक ही पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अमेजोन अपने 30% की रेवेन्यू ग्रोथ रेट को 10 सालों तक मेंटेन कर पाती है तो एक साल में अमेजोन की रेवेन्यू फ्रांस की पूरी जीडीपी के बराबर हो जाएगी, जो कहीं से भी सेंस नहीं बनता है। तीसरी, स्टॉलवर्ट्स। स्टॉलवर्ट्स इन दोनों के बीच की कैटेगरी होती है, जहां स्लो ग्रोवर्स अगर लार्ज कैप है, फास्ट ग्रोवर्स स्मॉल कैप, तो स्टॉलवर्ट्स मिड कैप की कैटेगरी में आते हैं, जो आपकी ईयरली 10 से 12% की ग्रोथ रेट शो करते हैं। 4, साइक्लिकल्स। साइक्लिकल्स वो कंपनी होती है जिनके रेवेन्यू और प्रॉफिट बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग ग्रो होते हैं। ये जनरली वो प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं जिन्हें एक बार लेने के बाद कस्टमर बहुत जल्दी इन कंपनीज के पास वापस नहीं आता। फॉर एग्जांपल, कार्स और बाइक की कंपनीज। अब हर कोई अपनी कार को हर साल चेंज नहीं करता। एक बार कार लेने के बाद वो कंज्यूमर उस कंपनी में अपना अगला प्रोडक्ट खरीदने के लिए 6 साल तक लगा देगा। यहाँ टाइमिंग ही सब कुछ है। अगर आप सही टाइम पर इन्वेस्ट कर निकल सको तो इन कंपनीज में आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। 5th, टर्न अराउंड्स वो कंपनीज है जो ऑलरेडी अपने डेथ बेड पर हैं, जहां उनकी अर्निंग डिक्लाइन होती जा रही है, उनके बैलेंस शीट्स में कई प्रॉब्लम्स हैं, बट अगर कोई मिरेकल हो जाता है और अचानक वो कंपनीज ग्रो करने लग जाती है तो इन्वेस्टर को बहुत प्रॉफिट होता है। इसका एग्जांपल आप उन कंपनीज को ले सकते हो जिनकी रेपुटेशन मार्केट में खराब हो जाती है बट वो वापस अपने ट्रैक पर आ जाती है, जैसे मैगी की पेरेंट कंपनी नेस्ले के साथ हुआ था। 6, एसेट प्लेस। एसेट प्लेस में वो कंपनीज आती है जिनकी मार्केट वैल्यू उनके एक्चुअल प्राइस से कम होती है और ओवर द टाइम ये वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती जाती है, जैसे रियल एस्टेट, पेटेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज, कलेक्टिबल्स एक्सेट्रा। नाउ किसी भी कंपनी को इन कैटेगरीज में इंक्लूड करने से पहले ये याद रखो कि कोई कंपनी एक से ज्यादा कैटेगरीज में भी शामिल हो सकती है। जहां एक कंपनी अगर फास्ट ग्रोवर है तो साइक्लिकल भी हो सकती है। साथ ही कोई कंपनी भी एक कैटेगरी में हमेशा के लिए नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड जो पहले एक फास्ट ग्रोवर थी, फिर वो स्टॉलवर्ट्स में कन्वर्ट हुई, देन वो एक एसेट प्ले बनी, अब वो एक स्लो ग्रोवर है। लेसन नंबर 4, ट्रेड्स ऑफ 10 बेगर। 10 बेगर्स को डिस्क्राइब करते हुए ऑथर बताते हैं कि ये वो स्टॉक होता है जो अपने परचेजिंग पावर से 10 गुना ज्यादा के रिटर्न लाकर देती है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कुछ कंपनीज है तो ये आपको एक लेजेंडरी इन्वेस्टर बना सकती हैं। हर स्टॉक को हमें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए, बट साथ ही इन स्टॉक्स में कई सिमिलरिटीज भी होती हैं। जहां ऑथर हमें एक स्टॉक के कई सारे पॉजिटिव साइंस भी बताते हैं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी में लाया करती हो। पहला, वन हैज ए डल नेम। उस कंपनी के नाम बहुत ही डल और अजीब है, इन कंपनीज पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जो सुनने में एकदम रिडिकुलस लगता है, बट इस कंपनी ने लास्ट 5 सालों में 78% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। दूसरा, वन हैज ए डल बिजनेस। उस कंपनी का काम बहुत ही ज्यादा डल है, जैसे कंपनी जो पाइप्स बनाती है, टाइल्स बनाती है और भी कई बेसिक बिजनेस करती है। तीसरा, पीपल्स डिसएग्रीमेंट, जो ऐसे काम करती है जिससे ज्यादातर लोग डिसएग्री करते हैं। 4, इट्स एन अंडरडॉग, जिन्हें कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन ओन नहीं करता है, ना ही बड़े बड़े एनालिसिस्ट उस कंपनी पर ध्यान देते हैं। 5th, इट्स डिप्रेसिंग। उस कंपनी के बारे में कुछ डिप्रेसिंग भी है, जैसे कोई कंपनी जो डेथ बेड्स बनाती है, फ्यूनरल की सर्विस प्रोवाइड करती है, एक्सेट्रा। 6, इट्स बिलोंग टू ए स्लो इंडस्ट्री। जिस कंपनी की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हो रही है, क्योंकि एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर्स बैट कर रहे होते हैं, जैसे
टेक इंडस्ट्री। 7th, इट गोट ए नीश। नेक्स्ट, वो कंपनी एक नीश को फॉलो करती है। ऐसी कंपनीज वॉरेन बफेट की फेवरेट होती हैं। जैसे कोई कंपनी जो जूते बनाती है उससे बेटर वो कंपनी है जो जूते का सोल बनाती है। 8, इट हैज रिकरिंग रेवेन्यूज। जिस कंपनी के रिकरिंग रेवेन्यूज होते हैं, जहां कस्टमर सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बार बार यूज करते रहते हैं। 9th, इंसाइडर्स आर बाइंग। नेक्स्ट, जिससे कई इंसाइडर खरीद रहे होते हैं, मतलब जहां बड़े लोग जैसे इलोन मस्क, जेफ बेजोस या बिल गेट्स ने भी उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा होता है, जहां आप ये मेक श्योर कर सकते हो कि ये कंपनीज बहुत ही जल्दी बैंकरप्ट नहीं होने वाली है। 10th, इट कीप्स बाइंग बैक। लास्ट, जो कंपनी अपने शेयर्स को बार बार खरीदती रहती है। पीटर लिंच कहते हैं, इफ ए कंपनी हैज फेथ इन इटसेल्फ इट विल इन्वेस्ट इन इटसेल्फ। लेसन नंबर 5 ट्रेड्स ऑफ रिवर्स्ड 10 बेगर। नाउ किसी भी कंपनी को पिक करने से पहले आपको इन 5 चीजों को अवॉइड करना है। पहली, इट्स इन ए हॉट इंडस्ट्री। नाउ जो इंडस्ट्री ट्रेंड में होती है वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग प्रॉफिट बनाने में लगे हुए होते हैं, जहाँ कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है, और जहाँ इतना ज्यादा कंपटीशन होता है वहाँ उतना ही कम प्रॉफिट होता है। सेकंड, इट्स द नेक्स्ट समथिंग। नाउ अगर कोई आपसे कहे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, ये नेक्स्ट गूगल बनने वाली है या फिर नेक्स्ट अमेजोन बनेगी एक्सेट्रा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये सच नहीं होता है। थर्ड, द कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग। लोग इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, बट पीटर लिंच इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है जो उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो ऐसी कंपनी से बचकर रहो। फोर्थ, इट्स डिपेंडेंट ऑन ए सिंगल कस्टमर। अगर किसी कंपनी के सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसी एक टाइप के कस्टमर से आता है, तो ऐसी कंपनीज को फ्यूचर में ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाती है और ग्रो भी नहीं हो सकती है। फिफ्थ, इट्स ए विस्पर स्टॉक। ये वो स्टॉक होते हैं जो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक प्रॉमिस कर रहे होते हैं, जिनके बारे में लोग बात करते हैं और कहते हैं कि ये कंपनी कैंसर ट्रीट करने वाली कंपनी बनेगी, इसमें इन्वेस्ट कर दो, ये कोई ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है जिससे दुनिया बदल जाएगी। ये सारी बड़ी बड़ी बातें बस लोगों को लॉस की तरफ ही ले जाती है। तो दोस्तों, अगर इस पूरे वीडियो को समराइज किया जाए तो सबसे पहले तो आपके लिए समझना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में एक एवरेज रिटेल इन्वेस्टर बड़े बड़े एनालिसिस्ट और प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट ट्रेडर को आराम से बीट कर सकता है। हम जैसे लोगों के पास उनसे ज्यादा एडवांटेज होती है। अपनी 9 to 5 की जॉब को देखो, आप किन प्रोडक्ट्स को यूज करते हो, आपके पास कितनी सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, जहां आपको कई सालों का एक्सपीरियंस है और आपको पता भी नहीं है, जो आपको बाकी लोगों से ज्यादा फायदा देता है। और हमें सारी इन्वेस्टमेंट को एक ही नजर से नहीं देखना है, बल्कि किसी भी स्टॉक को पिक करने से पहले उसकी कैटेगरी डिफाइन करनी है, जो है स्लो ग्रोवर्स, फास्ट ग्रोवर, स्टॉलवर्स, साइक्लिकल्स, टर्न अराउंड्स और एसेट प्लेस। तो किसी भी स्टॉक को पिक करने के गुड इंडिकेटर्स होते हैं। उसका एक डल सा नेम है, उसका एक डल सा बिजनेस है और बहुत ज्यादा लोगों की उस पर नजर नहीं है। वो कंपनी कुछ ऐसा काम करती है जिसे सब डिसएग्री करते हैं और किसी न किसी बड़े आदमी ने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो ऐसी कंपनी आपको 10 गुना रिटर्न कमाकर दे सकती है। और साथ ही साथ कुछ बेड इंडिकेटर्स भी हैं जिससे आपको बचकर रहना चाहिए। जैसे वो किसी हॉट इंडस्ट्री में है, कंपनी ने अपने आप को बहुत ही ज्यादा अनरिलेटेड बिजनेस में डाइवर्सिफाई कर रखा है और वो किसी एक सिंगल कस्टमर पर डिपेंड है। तो अगर हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो हमें बहुत ही ज्यादा लॉस हो सकता है, तो इसलिए हमें ऐसी कंपनियों से बचकर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन इस अमेजिंग बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। और अगर आप किसी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।